हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है। विकल्प ए है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। विकल्प बी है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। विकल्प सी है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। और विकल्प डी है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में एक खंड दिया होता है करके देखो, तो उसका मतलब होता है कि वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना उसका उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। विकल्प ए अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। विकल्प बी प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। विकल्प सी समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। और विकल्प डी शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। विकल्प ए शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। विकल्प बी शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। विकल्प सी नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। और विकल्प डी विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। विकल्प ए है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। विकल्प बी है इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। और विकल्प डी है इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो इस प्रश्न का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, इसलिए ए विकल्प सही होगा कि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। विकल्प ए है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। विकल्प बी है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। विकल्प सी है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। और विकल्प डी है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करना और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन करना है को शामिल नहीं करता। विकल्प ए है विद्यार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। विकल्प बी है शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। विकल्प सी है शिक्षण में कमियों की पहचान। और विकल्प डी है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना। इस प्रश्न का ए विकल्प सही है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। अगला प्रश्न है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वही क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें से वो क्रियाकलाप बताने हैं जिनसे जंगल गायब हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्रियाकलाप ए और बी जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। और जो क्रियाकलाप लिखे हैं जैसे सी नंबर में लिखा है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्थरों से पत्तल बनाना, तो इनसे जंगल नष्ट नहीं होते हैं। खानों का उत्खनन और बांधों के निर्माण से जंगल नष्ट हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। विकल्प ए है कांसा लोहे एवं चांदी की स्वर्ण की भांति एक तत्व है। ये कथन है, विकल्प नहीं है। बी कथन है कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है।
कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। अब विकल्प से बताना है कि कौन से कथन सही है। तो इन कथनों में कथन बी और कथन सी सही है। ये गलत है और ये भी गलत है। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। तो इनके हिसाब से बी विकल्प सही हो जाएगा। बी और सी कथन सही है। अगला प्रश्न है, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? उसकी यात्रा की दिशाएं बतानी है। तो सबसे पहले तो ये गुजरात का रहने वाला है, तो मैप में ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये दिशाएं होती हैं। अब ये गुजरात का रहने वाला है तो गुजरात पश्चिम में होता है, इधर होगा पश्चिम में गुजरात। और गुजरात से पहले मध्य प्रदेश जाता है तो मध्य प्रदेश जाने के लिए वो इधर जाएगा पूरब में, और आंध्र प्रदेश है दक्षिण में, नीचे आएगा। तो उसकी यात्रा की दिशाएं हो गई पहले पूर्व और फिर दक्षिण दिशा। तो विकल्प में देखते हैं, पहले दक्षिण दिशा गलत है ये, क्योंकि पहले वो पूर्व में गया है। बी में पहले पूर्व और फिर दक्षिण दिशा। तो बी विकल्प एकदम सही है कि पहले पूर्व में चलेगा और फिर दक्षिण दिशा में चलेगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। विकल्प ए है म्यांमार का, विकल्प बी है भारत का, विकल्प सी है तिब्बत का और विकल्प डी है नेपाल का। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल का एक भाग है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चुनाव कीजिए। जो ग्रुप लीडर है उसकी जिम्मेदारियों का चुनाव करना है। तो इसमें से विकल्प ए सही हो जाएगा कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना सही है। डी में लिखा है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके खाने पीने का इंतजाम करना, ये सही है। और रुकने के लिए और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में दाग जाग की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। विकल्प ए है रोनाल्ड रोस, विकल्प बी है चार्ल्स डार्विन, विकल्प सी है ग्रेगोर मेंडल और विकल्प डी है जॉर्ज मिनिस्टर। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है। इन्होंने मच्छर के पेट में ताबजाग की और मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये इन्होंने सिद्ध किया और इसके लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं खेल नहीं सकता। सीटेट में ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। रजत ने अपने मित्र से कहा मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? विकल्प ए है मलेरिया, विकल्प बी है मियादी बुखार, विकल्प सी है अतिसार और विकल्प बी है हैजा। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है।
कपकपी के साथ बुखार आना, सिर दर्द होना और अंत में पसीना निकलना, ये सभी लक्षण मलेरिया के होते हैं, इसलिए ए विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, अलबरूनी कौन अलबरूनी कौन था? विकल्प ए है, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। विकल्प बी है, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। विकल्प सी है, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। और विकल्प डी है, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि वह उज्बेकिस्तान का यात्री था और इसका नाम था अबू रेहान। फारसी विद्वान था ये, और जो किताब इन्होंने लिखी है उसका नाम है तारीख उल हिंद। अगला प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को? विकल्प ए है, केवल लाल रंग में देख सकते हैं। विकल्प बी है, हर रंग में देख सकते हैं। विकल्प सी है, केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। और विकल्प डी है, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। जो रात में जानवर जो जागते हैं वो हर वस्तु को काली और सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। कथन दिए गए हैं, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। विकल्प कथन भी है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो कथन के हिसाब से बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है। कथन ए और सी सही है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ ही होती है। हाथी जो होते हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं, 14-15 साल बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं। तो जो झुंड की नेता होती है वो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, जो विकल्प सी में लिखा है, इसलिए सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं। विकल्प ए मर्तिकाग्र, विकल्प बी परागकोश, विकल्प सी पराग और विकल्प डी मूलांक। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी जो संरचनाएं दिखाई देती हैं उन्हें पराग कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगी। विकल्प ए है पूरी, साग तथा ठंडा दूध। विकल्प बी है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। विकल्प सी है छोले भटूरे तथा लस्सी। और विकल्प डी है इडली, चटनी तथा बड़ा चट। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है। गुजरात की बात हो रही है, अहमदाबाद गुजरात में ही है, तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही हो जाएगा कि ढोकला, चटनी, नींबू वाले चाप। राज्यों की प्रसिद्ध भोजन पर एक वीडियो बनाई है, वो आप लोग देख सकते हैं, उसमें सभी राज्यों की पकवान बताए हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं। विकल्प बी उड़ सकते हैं। विकल्प सी पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। और विकल्प डी पक्षियों की आँखें छोटी होती हैं। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि पक्षियों की जो आँखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है, इसलिए वो अपनी गर्दन को अधिक हिलाते हैं। अगला प्रश्न है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। विकल्प ए है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। विकल्प बी है चावल, चीनी, आंवला। विकल्प सी है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं और संतरा। और विकल्प डी है गुड़, नींबू और मटर। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा कि आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। इनमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की कमी आयरन की चीज़ें खाने से पूरी होती है,
इसलिए ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। विकल्प ए, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। विकल्प बी, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। विकल्प सी, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। और विकल्प डी, कक्षा बच्ची अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? विकल्प ए है, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। विकल्प बी है, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। विकल्प सी है, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। और विकल्प डी है, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए। अनुरूप नहीं है बताना है, इसलिए बी विकल्प सही हो जाएगा कि इसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। अगला प्रश्न है, NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। विकल्प ए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। विकल्प बी, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। विकल्प सी, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और विकल्प डी, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। इस प्रश्न का सी विकल्प सही हो जाएगा कि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है बताना है। विकल्प ए है, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। विकल्प बी है, विषय में रुचि का विकास करना। विकल्प सी है, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। और विकल्प डी है, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। उद्देश्य नहीं है बताना है, इसलिए सी विकल्प सही है कि नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी प्रयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती? विकल्प ए है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। विकल्प बी है, यह भय पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। विकल्प सी है, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। और विकल्प डी है, यह शिक्षा अधिगम प्रक्रिया पर बल देती है। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। अगला प्रश्न है, नलनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? विकल्प ए है, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। विकल्प बी है, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। विकल्प सी है, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्याम पट पर बनाना। और विकल्प डी है, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया। हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि विकल्प ए है, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। विकल्प बी है, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। विकल्प सी है, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। और विकल्प डी है, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा कि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना।
पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तथ्यों पर निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है, छात्रियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। उपर्युक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? तो ये जो प्रक्रियाएं दी गई हैं, गतिविधियां, उपर्युक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा कि श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीत का निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या और विकल्प डी, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्शन का प्रयोग। उपर्युक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाए जाने के लिए सार्थक नहीं है? तो इसमें बी विकल्प सार्थक नहीं है पूछा गया है, इसलिए बी विकल्प सही है, क्योंकि हवा सब जगह है ये तो कक्षा में भी बताया जा सकता है, इसलिए छात्रियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना सही नहीं हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।